देश बर्बाद हो गया, पूरा प्रदेश बर्बाद हो गए, सवारी रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र की होगी, हमारी कम हो गई, अभी तक 40% आ गए। कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? चिंता वो होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए था। आप मुझे पूछ रहे हो, आप बताइए, मेरा जवाब देना आपका, आपने क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया? आप देख रहे हो, भुगत रहे हम लोग 6 महीने से, जीवन बचाने का प्रश्न हमारे सामने है। उस पर तो कम से कम लोगों में तो व्यवहार बदल गए, सोच बदल गई कि क्या पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा तो मेरा धन क्या काम आएगा। शादी आ गई लोगों के अंदर, पूरी तरह देश के अंदर, दुनिया के अंदर सोच बदल रही व्यक्ति की। और उस कोरोना के अंदर भी कैसे सरकार टॉपर हो मध्य प्रदेश की। अरे कोरोना के अंदर भी कुछ लापरवाह, 1 महीना तक उठा बड़े चलती गई, कोरोना फैल गया मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पर कोरोना आया तो खबर आ रही थी दिल्ली से, कोरोना नो कोरोना। हमारा मिशन टॉपर है, मिशन लॉटर है, जो भी नाम देते हो आप लोग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रहा देश? कोरोना में जिंदगी जा रही है और मिशन कंटिन्यू रखो आप लोग। कंटिन्यू रखा गया। मार्च के अंदर चुनाव थे राज्यसभा के, मध्य प्रदेश के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, जुलूस निकले गए बड़े बड़े, पार्लियामेंट चल रही है। अचानक 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन करता चुनाव को। क्यों करता भाई? अरे परसों चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ जाएगी। इसलिए कि जो षड्यंत्र था, एक कैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात की तरह तोड़फोड़ करें। 14 विधायक तोड़ लिया आपकी पार्टी ने। जब मिस्टर अमर पटेल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हम जीत के आए थे। 2:30 बजे तक रात को हमारे गृह मंत्री महोदय वहाँ बैठे रहे थे असेंबली के अंदर। 14 विधायक तोड़ लिए, इस बार 7 और तोड़ लिए। इसीलिए चुनाव पोस्टपोन किए गए। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान से भी उम्मीद थी, गुजरात में और 7 तोड़ लिए इस बार, एक चीज निकालने के लिए। क्या हो रहा है ये तो सोचो कम से कम। डेमोक्रेसी नहीं रही तो हम आप कहाँ रहेंगे? उसकी कोई चिंता नहीं। शानदार मैनेजमेंट की तारीफ नहीं करी आपने। मैं तो उम्मीद करता था कि आज पूरे हाउस के अंदर आज भी, और कोविड की जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे भाई राजस्थान, वो उदाहरण पेश किया राजस्थान ने, जब पक्ष विपक्ष से मिलकर के राजस्थान के मैनेजमेंट की कमी नहीं रखी। और मेरे को गर्व कहते हुए मैं संतुष्ट हूँ। मेरे विधायकों को मैं अलो भी नहीं करता। मुझे मालूम है सबने मिलकर इतना शानदार काम किया अपने क्षेत्रों के अंदर, जनता खुश है। हमारे विधायक लोगों ने कहा, पहले फोन आते थे काम के लिए, अब फोन आते हैं आप डटे रहना, भले महीना भर लग जाए, 2 महीने लग जाए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। ये स्थिति बनेगी। इसलिए ये जो बातें आपकी जा रही हैं, वो बातें मुझे बहुत ही तकलीफ दी है। और कुछ बातें ऐसी होती कटारिया साहब कि महामहिम गवर्नर का पद बहुत बड़ा पद होता है, गरिमा होती है। आपने चुटकुले समझा दिए, घेराव करने की बात कह दी। मैंने कहा कि मैं इतना गुस्सा आ सकता है, एक सिंपल आज तक इतिहास के अंदर, देश के अंदर जब कभी असेंबली बुलाई जाती है तो एक सिंपल कैबिनेट प्रस्ताव पास करती है, भेजती है, फाइल अंदर जाती है, बाहर आती है, खाली बस अंदर गई, साइन हुआ। इसके अलावा कोई काम गवर्नर का नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। आपने कई बार भेजा होगा, वापस फाइल आई होगी, ठीक है। इस बार जब फाइल नहीं आई तो स्वाभाविक है क्या कारण हुआ। और गवर्नर साहब ने मुझे एक लेटर लिखा जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और मैंने उनको क्या जवाब दिया उसका जिक्र शायद आपको मालूम नहीं। और मैं नहीं चाहता इस हाउस के अंदर मेरे गवर्नर के बीच में क्या पत्राचार हुआ है वो मैं जिक्र करूँ, और आप मुझे प्रोवोक मत करना। मैं जिक्र कर दूंगा कि मैं ऐसे ही आदमी हूँ, जब बोलने खड़ा होता हूँ तो दिल से बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ सच्चे पे बोलूँ। गवर्नर साहब जानते इस बात को। और उन्होंने जो हमें जवाब दिया उसमें उसकी मेरे पत्र की भावना का एक पैरा आ गया। वो उनका बड़प्पन नहीं, जब मैंने उनको बात करी तो उन्होंने मेरी बात छेड़ दी, कहा कि वो मैंने खुद ने महसूस किया, मैंने मेरे आदमी को डांटा, ये आपको नहीं करना चाहिए था, वो बातें मुझसे मत करवाओ कृपा करके।
परंतु मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक फाइल जाती वापस आती है। मैं जानता हूँ गवर्नेंस पे दबाव होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के भी होते हैं, सबके होते हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, वो मैं चैप्टर बात करना नहीं चाहता। एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे गवर्नर साहब, भले आदमी हैं। कोविड के अंदर उन्होंने लगातार सब एमएलए को फ़ोन किए, मंत्रियों को फ़ोन किए, पूछते रहे, बुलाते रहे। मुझे अच्छा लगा कि पहले गवर्नर आए हैं जो कि इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही। पर वो शिकायत वाजिब थी, तो मैंने कहा जनता में गुस्सा आ सकता है, गिराव कर सकता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैंने नहीं कहा मेरी सरकार उनका बचाने के लिए, मैंने नहीं कहा है। आप लोग जो गलतफहमी पैदा करते हैं उनके दिमाग के अंदर, मैंने कहा गुस्से में लोग आ जाएंगे और ये पॉलिटिकली लैंग्वेज होती है। कोई 7 करोड़ लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। सरकार तो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, वो तो बचाव करेगा ही करेगा, कौन गवर्नर या कोई हो गवर्नर। पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि मतलब मैंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाएगा, हमें पता नहीं पड़ेगा क्या होगा गवर्नर उसका। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों दोनों के बीच की बात है। इस रूप में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 3 बार फाइल गई वापरी, और इतने एडिटोरियल लिखे गए देश के अंदर, कुछ 100 लिखे गए होंगे। ये व्यक्ति जो जिंदगी भर इन्होंने अच्छी कमाई की थी, गवर्नर साहब ने, अच्छी इनकी छवि रही है देश के अंदर, अच्छा इनका ऑरा रहा है सब पार्टियों के अंदर, कांग्रेस वाली तारीफ करते थे। पहली बार उनके खिलाफ में 100 एडिटोरियल लिखे गए होंगे, कोई सोच सकता है क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि आपकी पार्टी नेताओं ने उनको तंग किया होगा, उनको गाइड किया होगा, मजबूरी में उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी असेंबली बुलाने के लिए। उनका कोई हक नहीं था, उनका अधिकार ही नहीं है। अगर कैबिनेट लिख के भेजता है, गवर्नर का असेंबली बुलानी पड़ती है, कोई कारण है ही नहीं, हमारा बहुमत खत्म हो सकता है, तो गवर्नर कह सकता है आपको असेंबली बुलानी पड़ेगी और फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। इस मामले में क्या किया गया? इन हालातों में हम चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा खुद ने, वो मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता गवर्नर साहब के और मेरे बीच में क्या बात हुई, पर फिर भी मैंने कहा हमें पहले दिन है, हमें असेंबली में इजाज़त प्राप्त करना चाहिए। जनता में ऐसे चले गए हैं, पता नहीं इनके बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं। आगे हम सबको मिलकर काम करना है, तो कमरे का माहौल ऐसा बने जिससे कि हम मिलकर काम कर सकें। इतने मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा तमाम माननीय सदस्यों को, और ये क्या गलत कह दिया आप लोग, हल्ला करने लगे। माननीय सदस्य, ये तो डेमोक्रेसी में बातें सही हमारे सामने आती है। क्या ईडी का, सीबीआई का इनकम में दुरुपयोग नहीं हो रहा है देश के अंदर? आज क्या आप लोग भी टेलीफोन बात करते हो तो सीधा नहीं कहते हो फेस टाइम पे आ जाओ भाई, व्हाट्सएप आ जाओ भाई, क्यों कहते हो? क्या डेमोक्रेसी में ये बात अच्छी है कि आप कहते हो कि फेस टाइम पे आ जाओ, व्हाट्सएप बात करो, खुल के कोई बात नहीं कर सकते देश के अंदर? इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कोई जवाब है किसी के पास में? हो रहा देश के अंदर पूरी तरह से बर्बादी हुई हुई है। और उसके बाद में भी बड़े अच्छे आर्गुमेंट दिए गए, जैसे कि मतलब वो हमारी पार्टी के नेताओं के, आपको बहुत बड़ी चिंता है हम लोगों की, और इसलिए कि ये क्या हुआ, आपकी घर की लड़ाई थी, वो बदनाम क्यों कर रहे हो? आपने अच्छा बचाव करने का प्रयास किया हाईकमान का, आपका वो आपका फर्ज था, इसलिए मुझे ऐतराज नहीं है उसके अंदर। परंतु जिस रूप में लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी गुमराह रखा गया होगा, उनको सारी बातें पता ही नहीं गई होगी कौन कौन षड्यंत्र में शामिल था। क्या एक केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं आया उसमें ऑडियो टैप के अंदर? कोई इनकार कर सकता है? क्यों नहीं वो वॉइस सर्च करवाते अपनी? क्या एसओजी के अंदर मुझे या डिप्टी सीएम साहब को दिया नोटिस आ क्या? कोई अभी बन गए हम लोग? खाली आपकी, हमने आरोप लगाया कि भाई सरकार को टॉपर करने का षड्यंत्र चल रहा है। चीफ मिनिस्टर ने लिख के भेजा, उन्होंने उसके बदले में एसओजी ने लिख के हमें भेजा आप बयान दे दीजिए, सिंपल। 160 सीआरपीसी के अंदर खाली गवाही के लिए कहा था, कोई आरोप नहीं लगाया कि भाई कोई मुलजिम है हम लोग या कोई क्या है क्या नहीं है। आपने बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन कर दिया। और गर्लफ्रेंड पहले भी हुई थी देश के अंदर। खाली सीएम, डिप्टी सीएम अथवा अन्य किसी एमएलए को नोटिस मुलजिम के तौर पर नहीं भेजा गया,
तथ्यों की जानकारी होने के लिए संभावित गवाह के तौर पर बयान, संभावित गवाह अगर आप कुछ कहना चाहते हो, बयान लिखने के लिए समय और स्थान पूछा गया खाली। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वास्तव में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया और एसओजी का दुरुपयोग हो गया। अरे हम जब आरोप लगाते हैं ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, तो हम खुद ही दुरुपयोग करेंगे एसओजी का और एसीबी का। क्या वो अगर हमारे एमएलए वहां पे बैठे हुए हैं, वो उनके गवाह लेने नहीं, बयान लेने नहीं जाएंगे उनके पास में, और हमारे यहाँ कोई टेलीफोन टैप नहीं होता। मैं आपसे आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास दिलाता हूँ, आप निश्चिंत रहो, कोई अफवाह नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे टीडी के प्रकोप की बात भी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कमाल ही हो गया, 20 दिन तक लगातार बढ़ते गए। 10 पहले बढ़ते थे, देश के अंदर हंगामा होता था। आज आपकी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाते गए, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और किस प्रकार राजनीति का पतन, नैतिक पतन हो रहा है, सबको मालूम है। मैं क्या कहूँ, आप खुद समझते इन बातों को। और आज जो स्थिति हम अलग से अध्यक्ष महोदय आपको रिक्वेस्ट की गई है कि हम चाहेंगे कोरोना पर और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है फाइनेंशियल, स्लो डाउन पहले ही था, कोरोना के पहले स्लो डाउन था इकोनॉमिक, और बहुत ज़्यादा बनी है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम क्यों नहीं उस पर चर्चा करें, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसी हिसाब से हम चाहेंगे कि बाद में हम लोग अपना काम कर सकें। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी चाहें हाउस वहाँ पर बुला लीजिए। उस पर मैं चाहूँगा कि हमारे सब साथी, क्योंकि मैंने 21 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और मैं आभारी हूँ वसुंधरा जी का भी, वहाँ पे लखनऊ में थे तब भी जुड़ी वहाँ पर, आप खुद जुड़े थे उसके अंदर, आप भी जुड़े थे, सब लोग जुड़े, और आपके मेंबर पार्लियामेंट जुड़े थे, कई केंद्रीय मंत्री आए, वापस चले गए टाइम के कारण से, पर सबने पक्ष विपक्ष ने उस वक्त में 21 घंटा बैठ करके जो कुछ मुझे सलाह दी, मैंने प्रयास किया उन सलाहों के आधार पर मैं और क्या फैसले करूं। सबकी जानकारी में है कि रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरी टीम बनी हुई डॉक्टरों की, रोज बैठ के हम लोग वीसी करते हैं कलेक्टरों के साथ में, सीएमएचओ के साथ में, कोई कमी नहीं रखी है, पूरा शानदार प्रबंधन है। अगर आपको ये ऐसा होता हो कि ये कैंप लगने के कारण कोई तकलीफ आ गई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चिंत रहो, जाता की जनता के घर घर के अंदर विश्वास है। कोरोना काल के अंदर इस सरकार ने हमारे पूरा हिफाजत रखी है, ध्यान रखा है, तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मृत्यु दर सबसे कम है राजस्थान के अंदर। एक बार जुलाई में तो 1% नीचे चली गई थी। रिकवरी रेट शानदार है हमारे यहाँ पर, डब्ल्यू रेट बहुत शानदार है हमारे यहाँ पर, पैरामीटर शानदार है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंतित हम हैं, आप सबके सहयोग से चिंतित है, उसमें आप सबका सहयोग मिल रहा मुझे मालूम है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज आर्थिक तंगी, कोरोना, देश में कई हालात थे, चाइना का हालात अलग था, उस पर चर्चा तो हो नहीं, खाली आपने खड़े होकर के मुझे किस प्रकार से आपने बड़ी होशियारी से और वही गुलाब सिंह कटारिया जी के माध्यम से जो कुछ कहने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई मैं स्वीकार करने तैयार हूँ, आपकी बातों में कोई दम नहीं था। आप खाली अपना फेस सेव कर रहे थे। आपको मालूम नहीं है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र किए, या तो जानकारी नहीं है आपको, और जानकारी है आपको तो आप जानबूझ करके आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। आप मिलकर के हमारी सरकार को टॉप करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा, तब हम एक हो गए। तो इतना बड़ा झटका लगा, उस झटका अभी तक आप सहन नहीं कर पा रही, मैं कहना चाहता हूँ। अब लास्ट में जो हमारे राठौड़ साहब ने कहा, तो इधर उधर की बात न कर। मुझे पता नहीं आपका मकसद क्या था, तो मैंने मेरे दोस्त से वो पूरा शेर मंगाया है, आपको तो मैं पढ़ के सुना दूं उसको। वो शेर पूरा ये है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, काफिले क्यों लुटे, ये बता के कारवां लूटा तो। एक बात है, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूट लिया उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है।
तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का, तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा? आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए, ये बताओ आप। आगे इसका जवाब है, मैं बताऊं क्यों लुटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटे। वो जो काफिले का रहबर था, जो लीडर था, वो था राजजनों से मिला हुआ, वो खुद ही मिला हुआ था लुटेरों से। उसे काफिले की फिक्र न थी, उसके काफिले की फिक्र न थी, उसे रह देने का ही काम था, उसके खुद का काम यही था। धन्यवाद, जय हिंद। प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीत